जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे साइंस 3200 के छठे क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने रेलवे साइंस 3200 का 5वां क्लास देखा था, जहां पे हम लोग महत्वपूर्ण साइंस क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही महत्वपूर्ण साइंस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि तापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किसी पदार्थ में कौन से गुण अनिवार्यतः मौजूद होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है उच्च गलनांक, दूसरा ऑप्शन है उच्च प्रतिरोधकता, तीसरा ऑप्शन है निम्न प्रतिरोध। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, आपसे ये क्वेश्चन करा जा रहा है कि तापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं उस मटेरियल में कौन सा प्रॉपर्टीज होना चाहिए, और प्रॉपर्टीज आपका यहाँ पे दिया हुआ है। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी ये तापन उपकरण क्या है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वैसे उपकरण जो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे कार्य करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तापन उपकरण कहते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो सर आपके घर में ही मिल जाएगा, जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? तापन उपकरण कहते हैं। साथ ही जो इमर्सन रॉड है सर, जिससे आप पानी गर्म करते हो ठंडा के दिनों में, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? तापन उपकरण कहते हैं। सर जो इलेक्ट्रिक हीटर हम लोग यूज करते हैं ठंड के समय में, वो क्या है सर? तापन उपकरण है। मेरे मित्र, आप सभी इन अप्लायंसेस के बारे में क्या कहते हो? आप कहते हो गुरुजी जब इसको इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है तो ये गर्म हो जाता है। मेरे मित्र, एक्चुअली में ये उपकरण गर्म नहीं होते हैं। इस उपकरण के अंदर जो क्वाइल होता है, इस उपकरण के अंदर जो क्वाइल होता है वो क्या होता है सर? गर्म हो जाता है। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि तापन उपकरण के अंदर जो क्वाइल लगा हुआ रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तापन अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं सर? तापन अवयव कहते हैं, हीटिंग एलिमेंट कहते हैं। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो तापन उपकरण के तापन अवयव होते हैं, सामान्यतः उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? आप सभी ध्यान में रखना कि प्रतिरोधकता उच्च होती है। और साथ में गलनांक क्या होती है? आप सभी ध्यान में रखना, गलनांक भी उच्च होता है। आप कहेंगे गुरुजी प्रतिरोधकता उच्च क्यों होती है? इसलिए उच्च होती है ताकि जो हमारा तापन उपकरण बनाने वाला मटेरियल है उसके साधारण लंबाई और मोटाई से, उसके साधारण लंबाई और मोटाई का जब उपयोग किया जाए तो उसकी प्रतिरोध क्या हो सर? अधिक हो। जिससे क्या होगा? तो सर धारा कम प्रवाहित होगा, और धारा कम प्रवाहित होगा तो जाहिर सी बात है उष्मा क्या होगी सर? अधिक उत्पन्न होगी। इसीलिए जो तापन अवयव होता है उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है सर? उच्च होती है। और मेरे मित्र, गलनांक उच्च होने का कारण क्या है? तो गलनांक उच्च होने का कारण यह है कि अगर तापन उपकरण से प्रबल धारा भी फ्लो होना शुरू हो जाए, यानी कि बहुत ज्यादा करंट प्रवाहित होना शुरू हो जाए, तो वो सर जल्दी गल नहीं पाए। मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी तापन उपकरण का तापन अवयव बनाने की कोशिश करेंगे, या हम फिर किसी भी तापन उपकरण के तापन अवयव की बात करेंगे, हीटिंग एलिमेंट की बात करेंगे, तो उसकी प्रतिरोधकता और गलनांक क्या होगी? आप कहेंगे सर उच्च होगी। तो देख लीजिए आपके किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे सर पहले ऑप्शन में उच्च गलनांक दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। दूसरा में सर उच्च प्रतिरोधकता दिया हुआ है, ये भी सही है। लेकिन मेरे मित्र तीसरा में निम्न प्रतिरोध दिया है, ये गलत है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे 1 और 2। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है। आपके तीसरे ऑप्शन में है सर केवल 1 और 2। बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना कि जो तापन उपकरण के तापन अवयव होते हैं ये मेनली किसके बने होते हैं? आप सभी ध्यान में रखेंगे, मेनली जो है ये नाइक्रोम के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? नाइक्रोम के बने होते हैं। और नाइक्रोम क्या है? आप सभी ध्यान में रखना, आप सभी ध्यान में रखना, ये मिश्र धातु हैं, यानी कि एलॉय हैं। और मेरे मित्र किसका एलॉय है? तो आप सभी कहेंगे सर नाइक्रोम। तो सर ये निकेल और क्रोमियम, और सर इसमें कुछ मात्रा में लोहा और मैग्नीज की भी उपस्थिति होती है। ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे कि जो नाइक्रोम है वो निकेल NiCHROME, नाइक्रोम इस तरह से लिखते हैं। तो क्रोम से क्रोमियम याद रख लीजिएगा, Ni से निकेल याद रख लीजिएगा। और इसमें
थोड़े मात्रा में सर मैग्नीज और लोहा भी उपस्थित होते हैं, या आप साधारण शब्दों में ये भी कह सकते हैं निकेल और क्रोमियम का जो मिश्र धातु होता है उसी को नाइक्रोम बोला जाता है, जिसका मेनली उपयोग हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता उच्च होती है और साथ ही गलनांक भी क्या होता है, उच्च होता है। साथ ही आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो इलेक्ट्रिक आयरन, इमर्सन रॉड, इलेक्ट्रिक हीटर, ये तापन उपकरण जितने भी हैं वे सब के सब किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे, या आप कह सकते हो विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पे कार्य करते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव की खोज किसने करा, आप कहेंगे सर जूल नामक व्यक्ति ने करा या जूल नामक वैज्ञानिक ने करा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से ही हम लोग क्या लिखते हैं, H = I² RT। मतलब अगर कोई चालक तार है उससे I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है T समय तक, जिसकी प्रतिरोध R है, तो सर T समय तक अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो ऊष्मा कितना होगा सर, I² RT के फॉर्म में होगा। तो ये चीज भी आप सभी अपने माइंड में रखिएगा। बहरहाल आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है, कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षणों को दर्शाता है। पहला है कि ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। मेरे मित्र बिल्कुल ही सही है, और आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अनुसार हम लोगों में 20 से 25 हजार जो प्रोटीन है सर वो क्या है सर, तो सर कोडेड है। जो हमारा जीन है 20 से 25 हजार, उसमें मानव प्रोटीन जो है वो कोडिंग रहता है, यानी कि कोडेड रहता है। और प्रोटीन के संश्लेषण में या प्रोटीन से संबंधित इंफॉर्मेशन प्रदान करने के लिए कहीं ना कहीं कोडेड जीन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और साथ ही यहाँ पे दिया है ये डीएनए के खंड हैं, बिल्कुल सही है। जीन जो है वो उसको हम लोग यूनिट ऑफ हेरिडिटरी कहते हैं, यानी कि अनुवांशिकी की इकाई कहते हैं। और ये क्या होता है, तो सर डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक का एक भाग होता है। तो हम लोग कहेंगे सर ये डीएनए के खंड हैं, बिल्कुल सही है। साथ ही ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित भी करते हैं। और इसमें है कि प्रत्येक जनने कोशिका में एक जीन सेट होता है, बिल्कुल सही है मेरे मित्र। आप सभी ध्यान में रखना, आपके बॉडी में जितने भी सेल हैं उन सभी सेल यानी कि प्रत्येक कोशिका में लगभग कितने जीन पाए जाते हैं, तो सर 30,000 से ऊपर जीन पाए जाते हैं। मतलब ये हुआ कि जितने भी कोशिका होती है, सिर्फ जनन कोशिका ही नहीं, बाकी के और कोशिका में भी क्या होते हैं सर, जीन पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। सर जब जीन में परिवर्तन ही नहीं होगा तो इतना सारा कार्यक्रम तो होगा ही नहीं। आप क्या कहेंगे कि सर हमें गलत लक्षण को बताना था, तो गलत लक्षण तो हमारा यही लग रहा है। बिल्कुल मेरे मित्र, आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस एक छोटा सा चीज आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपसे जीन के बारे में पूछा जाएगा कि जीन क्या है, तो आप सभी याद रखना अनुवांशिकी की इकाई कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, अनुवांशिकी की इकाई कहा जाता है, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेरिडिटरी यूनिट कहते हैं। और साथ ही ये क्या करता है, तो सर ये डीएनए और आरएनए के फंक्शन को भी कंट्रोल करता है। ये चीज भी आप सभी अपने माइंड में रखेंगे। और साथ ही साथ जो सबसे अहम चीज है वो ये कि जो जीन होता है वो क्या होता है सर, डीएनए का भाग होता है, यानी कि डीएनए का हिस्सा होता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि जीन क्या है, आप सिंपल कहेंगे अनुवांशिकी की इकाई है। और साथ ही क्या याद रखेंगे, आप सभी याद रखेंगे डीएनए एवं आरएनए के फंक्शन को भी ये क्या करता है सर, कंट्रोल करता है। क्या करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, यानी कि नियंत्रित करता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका में क्या होगी सर, जीन पाई जाएगी। क्यों, आप कहेंगे सर कहां पे होगा, भाई मेरे जितने भी कोशिका होंगे उन सभी में केंद्रक होगा, और केंद्रक में क्या होगा सर, डीएनए होगा। तो जाहिर सी बात है कि वहां पे जीन भी क्या होंगे सर, प्रेजेंट होंगे। आइए बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बड़ा ही सरल सा सवाल कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल का निर्धारण करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है। मेरे मित्र ये क्वेश्चन आपका पिछले सेट में भी रिपीट हुआ था और रिपीटेड क्वेश्चन है, और मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी चेला जी हम लोग बात करते हैं किसकी, जब भी हम लोग बात करते हैं फ्लेमिंग के बामहस्त नियम की, जब भी किसकी बात करते हैं, फ्लेमिंग के बामहस्त नियम की, यानी कि लेफ्ट हैंड रूल की, तो हम लोग क्या कहते हैं सर, हम लोग अपने बाएं हाथ के 3 उंगली को कुछ इस तरीके से पकड़ते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ये जो 3 उंगली है इसमें एक आपका अंगूठा है, और इसके जस्ट बगल में जो है इसको तर्जनी बोला जाता है, और ये बीच में है तो इसको मध्यमा बोला जाता है।
और फ्लेमिंग ने अपने बामहस्त रूल में क्या बताया कि अगर हम अपने बाएं हाथ के 3 उंगली को कुछ इस तरह से पकड़ें कि तीनों ही उंगली एक दूसरे के साथ समान कोण पे हो, तो जो हमारा अंगूठा होगा वो किसको बताएगा सर, अंगूठा बल के डायरेक्शन को बताएगा। जबकि जो हमारा तर्जनी है ये किसको बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। और साथ ही जो हमारा मध्यमा है ये किसको बताएगा सर, विद्युत धारा को बताएगा। और मैंने आपको ट्रिक भी बताया था लेफ्ट हैंड रूल को याद रखने के लिए, एफ बी आई, एफ फोर्स को बता रहा है, बी जो है चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और आई जो है वो विद्युत धारा को बता रहा है। मेरे मित्र यहाँ पे जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है, तो सर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए हम लोग क्या कहेंगे, फ्लेमिंग के बामहस्त नियम का उपयोग किया जाता है। तो आप देख लीजिए आपके किस ऑप्शन में, पहला है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम और दूसरा है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। तो सही आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपसे क्या पूछा गया, बल का निर्धारण करने के लिए अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रेरित धारा का निर्धारण करने के लिए, प्रेरित धारा का निर्धारण करने के लिए फ्लेमिंग के किस नियम का इस्तेमाल किया जाता है, आप सभी खटाक से कहेंगे फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है सर, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके लिए मैंने आपको बताया था एफ बी आई, और इसके लिए सर एम बी आई। अंगूठा मोशन को बताएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र को, और मध्यमा किसको बताएगा सर, प्रेरित धारा की दिशा को बताएगा। तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर फ्लेमिंग का फ्लेमिंग दक्षिण हस्त नियम, फ्लेमिंग दक्षिण हस्त नियम किसको बताता है, प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। और फ्लेमिंग बाम हस्त नियम किसको बताता है, तो सर बल की दिशा को बताता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम पे कौन कार्य करता है, तो सर फ्लेमिंग के बामहस्त नियम पर सर मोटर कार्य करता है। जबकि फ्लेमिंग दक्षिण हस्त नियम पे कौन कार्य करता है, आप सभी याद रखना, जनरेटर कार्य करता है। क्या करता है सर, जनरेटर कार्य करता है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये दाएं हाथ का अंगुष्ठ नियम या अंगूठे का नियम और साथ ही साथ ये मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम क्या है, तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम और जो मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम है, ये दोनों सेम चीज है। क्योंकि मैक्सवेल ने क्या करा था, तो सर एक नियम दिया था किसके बारे में, तो चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाने के लिए। मैक्सवेल ने बताया कि अगर हम किसी सीधी धारावाही चालक तार को अपने दाएं हाथ में इस तरह से पकड़े कि जो हमारा अंगूठा है वो धारा के प्रवाह की दिशा को बता रहा हो, तो बाकी के सभी उंगलियां किसको बताएगी सर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं। मेरे मित्र मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार आप अगर मान लीजिए कि ये हमारा मार्कर जो है कोई सीधा धारावाही चालक तार है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है सर, कहां से सर, नीचे से ऊपर की ओर, तो ये अंगूठा किसको बताएगा सर, धारा की दिशा को बताएगा, और बाकी की उंगली सर चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो आप क्या कहेंगे सर, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन बदल जाएगा। मेरे मित्र ये जो आप इस तरह से पकड़े, आपको नहीं लग रहा है कि ये जस्ट लाइक स्क्रू जैसा है जो हम लोग किसी चीज में ठोकते वगैरह, आप कहेंगे सर वैसा ही कुछ मैच कर रहा है। तो मेरे मित्र चूंकि जो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम है, इसको अगर आप इस तरह से उलट देते हैं तो ये आपको स्क्रू जैसा लगता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कॉर्क स्क्रू नियम भी कहा जाता है। तो आप सभी ध्यान में रखना कि मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम को ही क्या कहते हैं, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं। बाकी फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम आप सभी ने अभी जस्ट डिस्कस ही करा है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 4 कि मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। 4 ऑप्शन है, फेफड़े, छोटी आंत, त्वचा, बड़ी आंत। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उत्सर्जी अंग के रूप में या उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। ध्यान में रखिएगा, उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं तो हम लोग किसको देखते हैं सर, वृक्क की बात करते हैं सर, मूत्रवाहिनी की बात करते हैं, मूत्राशय की बात करते हैं और मूत्रमार्ग की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे उत्सर्जन अंग से मतलब क्या हुआ कि सर हमारे शरीर में और भी कई अंग होते हैं जो क्या करते हैं सर, कुछ ना कुछ पदार्थ को उत्सर्जित करते रहते हैं। जैसे मेरे मित्र अगर हम अपने फेफड़ा की बात करें तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि श्वसन प्रक्रिया में क्या होता है, आप सभी कहते हैं सर ऑक्सीजन को हम लोग अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी के लिए अनट्रीटेड और वेस्टेज मटेरियल होता है और वो बॉडी से बाहर किसके थ्रू निकलता है सर, लंग्स के थ्रू निकलता है। तो हम ये कहेंगे कि सर फेफड़ा तो हमारा उत्सर्जी अंग है, बिल्कुल चला। छोटी आंत आप सभी ध्यान में रखना कि छोटी आंत
आंत किसी भी प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य नहीं करता है। यहाँ पे भोजन का संपूर्ण पाचन होता है, मतलब छोटी आंत जो है वो उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। लेकिन त्वचा की बात करेंगे तो सर इससे पसीना बाहर निकलता है, पसीना भी हमारे शरीर के लिए एक तरह से उत्सर्जी पदार्थ हो जाता है। तो त्वचा क्या होगा सर, हमारा उत्सर्जी अंग होगा। बड़ी आंत आप सबों को मालूम है, आपके बॉडी से जो स्टूल बाथरूम बार बार आता है सर, और वो टाइम टू टाइम बाहर निकलता है, किसकी वजह से? तो सर बड़ी आंत का उसमें बहुत ही अहम रोल होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का। आप कहेंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ छोटी आंत ऐसा है जो उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? बिल्कुल सर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, जब भी अगर आपसे उत्सर्जन अंग की बात की जाएगी, जब भी अगर आपसे उत्सर्जन अंग की बात की जाएगी, तो आप सभी ध्यान में रखना कि ब्रिक, साथ ही साथ त्वचा, साथ में आपका यकृत, फिर आपका फेफड़ा, फिर आपका फेफड़ा और बड़ी आंत। बड़ी आंत, ये पांचों क्या कहलाते हैं सर? उत्सर्जन अंग कहलाते हैं। जब भी सवाल आपसे करा जाए कि मानव में मुख्य रूप से 5 उत्सर्जी अंग होते हैं, वो कौन कौन सा, तो आप कहेंगे ब्रिक, आप सभी को मालूम है, यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है और इससे यूरिन बाहर निकलता है। त्वचा के द्वारा पसीना बाहर निकलेगा। यकृत सर बाइल जूस का सेक्रेशन करता है, और आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि बाइल जूस जो है वो यकृत के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है या सेक्रेट्स किया जाता है, जिसको हम लोग पितरस कहते हैं सर, वो एक्चुअली में सर यकृत का क्या है, या आपके बॉडी का क्या है सर? वेस्टेज मटेरियल है। लेकिन उसकी प्रकृति कैसी होती है सर? क्षारीय होती है। तो वो हमारे शरीर में क्या करता है सर? क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। और साथ ही यकृत के द्वारा बिलरुबिन वगैरह भी क्या किए जाते हैं? सेक्रेट्स किए जाते हैं, जो भी एक तरह से क्या होते हैं सर? उत्सर्जी पदार्थ ही होते हैं। फेफड़ा आप सभी समझ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के लिए बहुत ही जरूरी है, और हमारे बॉडी से स्टूल के रूप में वेस्टेज मटेरियल को निकालने में पूरा का पूरा योगदान किसका रहता है सर? बड़ी आंत का रहता है। तो ये पांचों चीज आप सभी अपने माइंड में जरूर याद रखेंगे। साथ ही ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि आपके बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि किसे बोला जाता है, तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि यकृत को हम लोग सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में भी देखते हैं। आइए बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती है? आपका पहला है स्टेटमेंट ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, दूसरा है वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, और तीसरा है फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो आपका स्टेटमेंट 2 है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये बिल्कुल ही अभिलंब की तरह कार्य करेगी, और वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये भी क्या करेगी सर? दर्पण पे, गोलीय दर्पण पे अभिलंब की तरह कार्य करेगी। जबकि फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है सर, वो अभिलंब की तरह कार्य नहीं करेगी। आप कहेंगे क्या है? तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि ये आपका गोलीय दर्पण है कोई, और ये गोलीय दर्पण आपका अवतल दर्पण है, तो ये क्या हो जाएगा इसका? आप कहेंगे सर ध्रुव हो जाएगा, ये क्या होगा सर? फोकस, और ये क्या होगा? वक्रता केंद्र। आपके स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, तो चला जी ये ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है, और इस दोनों को मिला कौन रहा है सर? ये मिला रहा है। आप सबों को मालूम है कि गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का हिस्सा होता है, और जो खोखले गोले का हिस्सा होता है उसका केंद्र क्या कहलाता है सर? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, और उसकी त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम लोग ये किसी गोले की बात करते हैं, तो इसका अगर ये सेंटर पॉइंट होगा, तो इस सेंटर पॉइंट से गोले के परिधि पे कोई भी जो लंबवत लाइन खींची जाएगी वो क्या होगा? आप कहेंगे सर त्रिज्या होगी, और एक तरह से ये क्या होते हैं सर? अभिलंब होते हैं। मतलब ये हुआ कि गोलीय दर्पण में भी अगर उसके वक्रता केंद्र से कोई लाइन ड्रॉ की जाती है, तो वो दर्पण पे किसका कार्य करेगी? अभिलंब का कार्य करेगी। अब मेरे मित्र आपके पहले स्टेटमेंट है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, तो ध्रुव ये है और वक्रता केंद्र ये है, तो इसको मिलाने वाली रेखा ये क्या होगा? आप कहेंगे सर अभिलंब की तरह कार्य करेगी। अब नेक्स्ट है कि वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तो मेरे मित्र यहां पे मान लीजिए एक और हम डायग्राम बना लेते हैं, और ये आपका क्या होगा? दर्पण का ध्रुव, फोकस, और ये क्या होगा? वक्रता केंद्र। चला जी मान लीजिए कि ये कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो आप क्या कहेंगे कि सर जी ये परावर्तित होगी तो फोकस से होकर के गुजर जाएगी। मेरे मित्र अब यहां पे कहा जा रहा है कि वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, आपतन बिंदु यहां पे क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ये जो प्रकाश की किरण यहां पे एक्ट की है, ये क्या होगा? हमारा आपतन बिंदु होगा। क्या होगा? आपतन बिंदु होगा।
और मेरे मित्र आपतन बिंदु और वक्रता केंद्र, यहां पे अगर इसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप क्या कहेंगे कि सर ये तो हमारा अभिलंब की तरह कार्य करेगा। ये हमारा किसके तरह कार्य करेगा? अभिलंब की तरह। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट आपने बताया कि किसी भी गोला के केंद्र से परिधि पर कोई भी लाइन ड्रॉ किया जाएगा तो वो क्या होगा? त्रिज्या होगा, और त्रिज्या अभिलंब के रूप में होती है। और चूंकि गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है तो जाहिर सी बात है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से कोई भी लाइन ड्रॉ किया जाएगा दर्पण पे, वो क्या होगा सर? अभिलंब की तरह कार्य करेगा। जबकि तीसरे में कहा जा रहा है कि फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तो सर फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा सर अभिलंब के रूप में कार्य नहीं करती है। ये चीज आप सभी हमेशा अपने माइंड में सेट करके रखेंगे। मतलब इस हिसाब से आपके इस क्वेश्चन के लिए सर आपका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 क्या है सर? पूरी तरह से सही है। देख लीजिए किस ऑप्शन में है सर। तो आप सभी कहेंगे कि सर स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों जो हैं वो हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कार्बन डैश के कारण अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना, जब भी आपसे क्वेश्चन करा जाए कि कार्बन निम्नलिखित में से किसके कारण अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होते हैं, तो आप सभी याद रखेंगे कि कार्बन अपने छोटे परमाणु आकार के चलते अस्थायी यौगिक बनाने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत सारे मित्रों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये तो रटा रटाया वाला बात हो जाएगा, हम लोग तो इसके पीछे का कंसेप्ट समझ ही नहीं पाए। मेरे मित्र आप सभी बखूबी समझेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है गुरुजी? 6 होता है। अच्छा, अगर इसके लिए हम किसी परमाणु संरचना की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? कहेंगे सर पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में क्या जाएगा सर? 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा। मेरे मित्र इसका जो बाह्यतम कक्षा होता है वो क्या होता है? तो सर बिल्कुल ही नाभिक के पास होता है। और ध्यान में रखेंगे कि जब ये नाभिक के पास होगा तो जाहिर सी बात है कि इसका आकर्षण क्या होगा सर? बाह्यतम कक्षा पे ज्यादा होगा। नाभिक का आकर्षण क्या होगा? बाह्यतम कक्षा पे ज्यादा होगा। आप सबों को मालूम है कि कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है ना गेन कर सकता है। ये क्या कर सकता है? तो सर सिर्फ और सिर्फ साझा कर सकता है। और आप सभी कहते हैं कि सर ये 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करके, ये 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है और अपना अष्टक पूरा कर लेता है। क्योंकि इसकी परमाणु आकार मतलब परमाणु त्रिज्या बहुत छोटा होता है, जिस वजह से इसमें जो साझा करने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के साथ बहुत ही मजबूती से क्या होते हैं सर? बंध जाते हैं। और हम लोग कहते हैं कि कार्बन अस्थायी यौगिक बना लेता है। मतलब क्या हुआ कि कार्बन के छोटे परमाणु आकार की वजह से जो साझा करने वाले आपका इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड होता है वो बहुत ही मजबूती से नाभिकीय आवेश के साथ बंध जाता है, जिसके चलते हम लोग क्या कहते हैं कि सर ये अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होते हैं। मेरे मित्र ये तो हो गई कि जब आपसे क्वेश्चन ये करा जाए कि कार्बन निम्नलिखित में से किसके चलते अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होते हैं, तो आप कहेंगे अपने छोटे परमाणु आकार की वजह से या अपने छोटे त्रिज्या की वजह से। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ ले कि कार्बन सबसे ज्यादा यौगिक बनाने में सक्षम क्यों होते हैं, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कार्बन में चेन और कार्बन के जो परमाणु होते हैं वो आपस में चेन में जुड़ने की, श्रृंखला में जुड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं। और कार्बन का जो श्रृंखला में जुड़ने की प्रवृत्ति होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? कैटिनेशन प्रॉपर्टीज कहते हैं। क्योंकि कार्बन के अंदर कैटिनेशन प्रॉपर्टीज होती है, चैन बनाने की प्रॉपर्टीज होती है, जिस वजह से ये क्या होते हैं तो सर बहुत ज्यादा यौगिक का निर्माण करते हैं। और साथ ही अपने टेट्रावैलेंसी के चलते भी ये क्या करते हैं सर? तो सर बहुत ज्यादा यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि कार्बन बहुत ज्यादा यौगिक बनाता है किसके वजह से, तो आप कहेंगे कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी की वजह से। कार्बन क्या होते हैं सर? टेट्रावैलेंट। क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है। और ये अस्थायी यौगिक क्यों बनाते हैं? आप कहेंगे सर अपने छोटे परमाणु आकार के चलते। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। अगर हम कार्बन के अपरूप की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे सर हीरा और ग्रेफाइट, साथ ही बकमिस्टर फुलेरिन, ये क्या है सर? कार्बन के अपरूप्स एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि बकमिस्टर फुलेरिन जो है इसमें कार्बन के टोटल कितने परमाणु होते हैं? टोटल 60 परमाणु होते हैं। ये चीज भी आप अपने माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कि एक क्षैतिज सीधे तार में धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। पूर्वी सिरे से देखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी सर? तार के लंबवत तल में वामावर्त होगी। और अगर सर पश्चिमी से देखेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे? तार के लंबवत तल में दक्षिणावर्त होगी। तो सर ये स्टैटिक जीके के रूप में ही आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, कि एक मैग्नीशियम रिबन वायु में एक चमत्कार लॉ के साथ जलता है और एक सफेद पदार्थ एक्स में परिवर्तित हो जाता है। एक्स क्या है मेरे मित्र? कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप सभी कहोगे कि सर व्हेन द
टू मैग्नीशियम रिएक्टेड विथ O2 देन दे फॉर्म 2MgO, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि मैग्नीशियम जब वायु के उपस्थिति में जलता है तो जो आपको सफेद चमकदार लौ के साथ जलता है और जो सफेद पदार्थ X बनता है वो क्या है, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ध्यान दीजिएगा 2Mg जब O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, 2MgO, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ध्यान में रखेंगे ये सर मैग्नीशियम कार्बोनेट है और ये क्या होते हैं सर, लवण के रूप में पाए जाते हैं। और यहाँ पे मैग्नीशियम तो आप सभी समझ रहे हैं, बस एक छोटा सा बात याद रखिएगा कि मैग्नीशियम को क्या बोला जाता है, तो सर इसको हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्या कहते हैं सर, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो ये चीज भी आप अपने माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। आप सभी ध्यान में रखना, आयोडीन की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है। आप कहेंगे ऐसे कैसे सर जी, मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन आपका किस में होगा, वर्ग 16 में होगा। किसमें होगा सर, वर्ग 16 में सबसे टॉप पे होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे फ्लोरीन की, क्लोरीन की और आयोडीन की तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम वर्ग 17 की बात करते हैं तो वर्ग 17 में हमारा क्या आ जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ जाता है। मेरे मित्र आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आवर्त सारणी में जब हम लोग आवर्त में सर बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आवर्त सारणी में यानी कि आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर, आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, आप सभी याद रखना, परमाणु त्रिज्या घटती है। जबकि हम लोग अगर आवर्त में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, किसी वर्ग में अगर हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, आप सभी ध्यान में रखेंगे, बढ़ती है। क्या होती है सर, बढ़ती है। मेरे मित्र आपका जो आयोडीन है वो वर्ग 17 में सर क्या होता है सर, नीचे है। जाहिर सी बात है कि ऊपर के जितने एलिमेंट होंगे उससे ज्यादा बड़ा त्रिज्या किसकी होगी सर, आयोडीन की होगी। इसलिए मैंने क्या बोला कि आयोडीन की परमाणु त्रिज्या क्या होती है सर, सबसे बड़ी होती है। तो बस आपको ये याद रखना है कि आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, जबकि आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभावों का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत कथन का चयन कीजिए। मृदा पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति, दूसरा ऑप्शन है लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है, तीसरा है यह मच्छरों के प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करता है जिससे बीमारियां फैलती है, और चौथा है दुर्गंध देता है। आप सभी कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन ही हमें समझ में नहीं आया। बेटा मित्र क्वेश्चन बहुत ही सरल सा है। आपसे कहा जा रहा है कि जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभाव का उल्लेख नीचे किया गया है, आपको इसमें से गलत कथन चुनना है। ध्यान दीजिएगा कि जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट किसे बोला जा रहा है, तो सर वैसे पदार्थ जो प्रकृति में स्वतः ही विघटित हो जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव निम्नकरणीय पदार्थ या फिर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं। मेरे मित्र आप सभी को मालूम है, आपने देखा भी होगा कि सर गांव में या अलग अलग जगहों पे लोग क्या करते हैं, तो सर गाय का गोबर या भैंस का गोबर जो होता है उसको एक गड्ढा बना करके क्या करते हैं, तो सर कहते हैं बर्मिंग कंपोस्ट बना रहे हैं और इसको सड़ा गला करके इसका खाद बनाया जाएगा और इसका उपयोग हम लोग खेतों में करते हैं। बिल्कुल ही सही है सर। सिर्फ गाय के गोबर या भैंस के गोबर ही नहीं सर, और भी जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं जैसे कि सब्जी का छिलका हो गया या अन्य अपशिष्ट जो प्रकृति में स्वतः सड़गल जाता है, उन सभी का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं सर, तो सर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए करते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जैविक खाद के इस्तेमाल का चलन इतना ज्यादा हो गया है कि अभी आपको हर जगह पे ये चीजें देखने को मिल जाती है। इसके फायदे बहुत हैं कि ये आपके मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, साथ ही जो आपका केमिकल फर्टिलाइजर्स होता है उससे आपको बचाता है। लेकिन सर इसके कुछ आपको प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये दुर्गंध देता है सर आसपास में, फिर अगर बहुत ज्यादा दिन तक रह जाता है तो सर इसमें मच्छर आ जाता है जो बीमारी को न्योता दे रहा होता है। तो आपसे क्वेश्चन यही करा जा रहा है
कि जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभाव का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत कथन का चयन कीजिए। आपका पहला ऑप्शन है कि मृदा पोषक तत्वों की पुनः प्राप्ति, तो आप कहेंगे सर ये तो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट का एक बड़ा उपयोग हो जाता है, ये तो गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ में क्या होती है सर, मृदा पोषक तत्वों की पुनः प्राप्ति होती है, इससे मिट्टी उपजाऊ बनता है, मिट्टी में क्या होता है सर, उर्वरक आती है। दूसरा है कि लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है। आप कहेंगे ये लैंडफिल क्या होता है? मेरे मित्र आप देखे होंगे कि जो आपका कोई शहर वगैरह होता है उसमें एक कोई कचरा डंपिंग एरिया होता है, अब वो कहीं शहर से बाहर होता है, जहां पे हर दिन कचरा वाला आता है और कचरा वहां पे डंप करके चला जाता है। तो यहाँ पे जो लैंडफिल की बात की जा रही है ना, तो लैंडफिल क्या है, तो सर कचरा फेंकने वाला जगह होता है। अगर इसको साइंटिफिकली देखा जाए तो नियमता क्या होती है सर, एक बार आपने कचरा डंप किया उसके ऊपर से आप मिट्टी डाल दो, फिर दूसरे दिन आए कचरा डंप किया उसके ऊपर से आप मिट्टी डाल दो। तो अगर कोई बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है जो कि आपका प्रकृति में स्वतः विखंडित हो जा रहा है, उसको हम लैंडफिल में यानी कि कचरा फेंकने वाले जगह पे डाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सर अगर उसके ऊपर हम मिट्टी डालेंगे तो वो सड़ जाएगा। अब फिर अगले दिन आएंगे उस पे हम लोग बायोडिग्रेडेबल मटेरियल डाल करके फिर मिट्टी डालेंगे तो सड़ जाएगा। तो मेरे मित्र यहां पे जो ये कहा जा रहा है कि लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है जब बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यानी कि जो आपका जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है वो प्रकृति में स्वतः विखंडित हो जा रहा है और लैंडफिल के प्रोसेस में हम लोग उसको पर डे उसके ऊपर में मिट्टी से ढक दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि सर वो तो सड़ गल के मिट्टी में मिलता चला जाएगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि सर वो कचरा का ढेर होता चला जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, मतलब ये जो आपसे कहा जा रहा है कि लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है, ये क्या है, तो सर हमारे इस क्वेश्चन का गलत स्टेटमेंट है। तो सही आंसर भी क्या होगा सर, यही होगा। दूसरा चीज कि यह मच्छरों के प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही है। अभी जस्ट मैंने बताया बहुत ज्यादा 3, अगर आप काउ डंग या फिर बफेलो डंग जो गोबर होता है आपका, उसको बहुत दिन तक ऐसे ही छोड़ दोगे या सब्जी वगैरह का छिलका को आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो क्या होगा सर, मच्छर का प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करेगा और उससे क्या होगी सर, बीमारियां फैलेगी और साथ में ये दुर्गंध तो देता ही देता है। मतलब ये हुआ कि इन चारों ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ जो हमारा ऑप्शन ए है, सी है और डी है, ये क्या है सर, तो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के बारे में सही कथन है और उसके सही प्रभाव है। जबकि लैंडफिल में भेजे जाने पर अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है, ये बिल्कुल गलत है। लैंडफिल में भेज रहे हैं मतलब उसको सड़ाने गलाने के लिए, वहां पे क्या होगा सर, अपशिष्ट की मात्रा कम होगी, बढ़ेगी नहीं। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे। और अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो कि लैंडफिल क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं सर, कचरा फेंकने वाला जगह, सीधे याद रखिएगा, कचरा फेंकने वाला जगह। इसका साइंटिफिक प्रोसेस होता है। हालांकि अभी तो सर कचरा जहां पे फेंका जाता है ऐसे ही जाया जाता है सर और उठा के रख दिया जाता है, लेकिन लैंडफिल अगर आप देखेंगे तो सर जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं उसके लिए अलग जगह बनाया जाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए अलग, और फिर सर एक दिन में कचरा डाला फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया जाता है, फिर अगले दिन आया फिर कचरा डाला फिर मिट्टी डाल दिया जाता है, तब वो लैंडफिल होता है। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं होता है, बस गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल और कचरा को निकाल के वो डंपिंग साइट पे जाकर के फेंक देता है। अब वहां पे सर उसमें प्लास्टिक, पॉलीथीन, चील, कौवा सब इधर से उधर करते रहता है और वो सर बास मारते रहता है, उसका कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन साइंटिफिक तौर पे उसे क्या कहा जाता है सर, लैंडफिल कहा जाता है, जो आप सभी अपने माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन कि दिए गए परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। चला जी, मैंने कई बार बताया है कि श्रेणी क्रम में अगर कोई प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो उससे जो धारा बहेगी वो क्या होगी सर, समान होगी, लेकिन इसकी विभवांतर क्या होती है सर, अलग अलग होती है। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो उससे प्रवाहित धारा का मान समान होता है, जबकि जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। मेरे मित्र आपसे कहा जा रहा है कि दिए गए परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए, यानी कि इस प्रतिरोध से कितना धारा प्रवाहित होगा। आप क्या कहेंगे कि सर जितना पूरे प्रतिरोध से होगा, सॉरी जितना पूरे परिपथ से होगा। मेरे मित्र यहाँ पे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो टोटल प्रतिरोध आपका कितना हो गया, आप कहेंगे सर 7 ओम। अच्छा, इसको कितना वोल्ट के बैटरी से जोड़ा जा रहा है सर, 5 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा जा रहा है। V इक्वल टू क्या होता है चला जी, आई आर, आई इक्वल टू क्या होगा V बटा आर। V कितना है 5, R कितना है सर 7, 5/7 एम्पियर देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है सर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 कि सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है। मेरे मित्र आपका पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनते हैं, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, केवल सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनता है। क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनते हैं। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब सोडियम धातु
सोडियम धातु वाटर के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगा हमारा, रिलीज होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे मित्र आपका सवाल क्वेश्चन नंबर 13 कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आवर्त में बाएं से दाएं की ओर बढ़ने पर धात्विक गुण घटता है, बिल्कुल सही है चला। आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो अधात्विक गुण में वृद्धि होती है, क्यों, तो हम लोग कहते हैं सर दाएं तरफ हमको मोस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या मिलते हैं, अधातु मिलते हैं, इसीलिए हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं, तो बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण में वृद्धि होती है। अच्छा ये लाइन सबके माइंड में सेट रहता है। अगर हम इसको ऐसे बोलें कि बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण में कमी होती है तो क्या ये गलत हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो वह बात ना चला, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवर्त में बाएं से दाएं की ओर बढ़ने पर धात्विक गुण क्या होता है, घटता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कथन 2, जैसे जैसे आवर्त में संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है, कम होती जाएगी। मेरे मित्र बिल्कुल ही सही है। जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो धात्विक गुण क्या होगा, घटेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो सर धात्विक गुण घट रही है तो सर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति भी क्या होगी, आप कहेंगे सर घटेगा। कौन सी प्रवृत्ति बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। आप कहेंगे कि सर इसका मतलब यह हुआ कि कथन 1 सही है और कथन 2 जो है वो कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है। बिल्कुल सर, देख लीजिए किस ऑप्शन में है। आपका पहला ऑप्शन है दोनों कथन सही है, कथन 1 कथन 2 की सही व्याख्या करता है। नहीं, कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है आवर्त में बाएं से दाएं की ओर बढ़ने पर धात्विक गुण घटता है, मतलब अधात्विक गुण क्या होता है, वृद्धि होता है। तो अधात्विक गुण वृद्धि होता है तो अधातु की नेचर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की, और धातु की नेचर क्या होती है, धातु की सर इलेक्ट्रॉन को त्यागने की। कहा जा रहा है कि जैसे जैसे आवर्त में संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, यानी कि नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे उसको तेजी से अपनी ओर क्या करेगा, सर बांधने की कोशिश करेगा। सर जब वो तेजी से अपनी ओर बांधने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, सर कम हो जाएगी। किसकी प्रवृत्ति बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। तो सर आपका पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, केवल कथन 2 सही है, बिल्कुल गलत है। केवल कथन 1 सही है, ये भी गलत है। दोनों कथन सही है, कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा ही सरल सा सवाल है। आप सभी याद रखिएगा कि अगर हम लोग नींबू के रस की पीएच वैल्यू की बात करते हैं तो ये कितना होता है, 2.2। आप सभी कहेंगे सर 2.4 भी कहीं कहीं पे मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, 2.2 या 2.4 आप सभी याद रखना। जठर रस 1.2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका उपयोग हम लोग एंटासिड के रूप में करते हैं सर, इसका पीएच वैल्यू 10। और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन सर बहुत ज्यादा क्षारीय होता है, इसका पीएच वैल्यू हम लोग 14 लेते हैं। मेरे मित्र आप सभी देख लीजिए कि जो आपका 1 है उसमें ये वैल्यू 2.2 सर सी में है, तो 1 के लिए हम लोग सी मैच करेंगे। जठर रस सर, जठर रस के लिए हम लोग बी मैच करेंगे, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसके लिए हम लोग सर डी मैच करेंगे यहाँ पे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए हम लोग ए मैच करेंगे। आप देख लीजिए 1 सी 2 बी, ठीक है सर, 3 ए, लेकिन 3 तो सर डी है, नहीं होगा, गलत है। 1 डी ये तो पहली गलत हो गया, 1 ए ये भी सर पहली गलत हो गया, 1 सी 2 बी ठीक है सर, 3 का डी ठीक है, 4 का ए। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यू हैं जिसको सर आप सभी अपने माइंड में रखिएगा, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं डैश, ऐसे ही पौधे का एक उदाहरण है सर शकरकंद। आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, शकरकंद का जो रूट होता है सर उससे भी क्या होता है सर, नया पौधा प्राप्त हो जाता है। ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है। ध्यान में रखेंगे, पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, और ये ग्लूकोज जितना पौधे यूज करती है उतना तो कर लेती है, लेकिन जो बच जाता है ग्लूकोज पौधे उसको क्या करती है सर, स्टार्च यानी कि मंड के रूप में अपने बॉडी में स्टोर कर लेती है। और ध्यान में रखेंगे कि जो
जो स्टार्च होता है वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है। तो पौधे में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में जमा होते हैं, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन के रूप में जमा होते हैं। ये चीज आप सभी अपने माइंड में रखेंगे। तो जो सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है, आप कहेंगे सर पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है। और ये जो ग्लाइकोजेन है इसके बारे में याद रखिएगा कि ये जंतुओं में संग्रहित, ये क्या है सर, जंतुओं में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट, जंतुओं में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है, जंतुओं में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि ग्लूकोज जो है ये क्या होते हैं, तो सर इसको साधारण कार्बोहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। और साथ ही ग्लूकोज क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड होते हैं। क्या होते हैं सर? मोनोसैकेराइड। ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे कि ग्लूकोज क्या होते हैं सर? मोनोसैकेराइड होते हैं, मोनोसैकेराइड होते हैं। जबकि जो आपका सुक्रोज होता है ये क्या होता है सर? डायसैकेराइड होता है, डायसैकेराइड होता है। और मेरे मित्र जो ग्लाइकोजन और स्टार्च हैं ये क्या होते हैं? आप सभी याद रखना, ये पॉलीसैकेराइड होते हैं। क्या होते हैं सर? पॉलीसैकेराइड होते हैं। ये चीज भी आप सभी अपने माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 17 कि एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -0.5 है, दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? सर आवर्धन -0.5 है, गोलीय दर्पण की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि आवर्धन में माइनस लगा हुआ है, तो हम कहेंगे प्रतिबिंब हमारा वास्तविक है। और क्या है सर? उल्टा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा तो होगा ही। साथ ही आवर्धन 0.5 है, मतलब एक का भी आधा। क्या कहिएगा सर? प्रतिबिंब हमारा छोटा है। तो सर पहला ही ऑप्शन में लिखा हुआ है कि वास्तविक, उल्टा और छोटा, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। चलिए जी याद रखिएगा, यहां पे बात किसकी की जा रही है? अपसारी लेंस की जा रही है। किसकी की जा रही है सर? अपसारी लेंस। आप कहेंगे सर अपसारी लेंस किसे बोला जाता है? आप सभी याद रखना, अपसारी लेंस अवतल लेंस को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? अवतल लेंस को बोला जाता है। और मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अच्छा पहले इस 50 सेंटीमीटर को क्या कीजिए चेला? आप मीटर में बदल लीजिए, तो आप कहेंगे सर ये 0.5 मीटर हो जाएगा। अच्छा लेंस की फोकस दूरी अगर मीटर में हो तो सर पावर क्या होता है? P = 1/f। चला जी P = क्या हो जाएगा? 0.5, पॉइंट हटाइएगा, 5 दूना 10, ये क्या हो गया सर? 2। लेकिन याद रखिएगा कि जो अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है वो तो ऋणात्मक होता है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि सर ये जो माइनस फोकस दूरी है इसके साथ हम माइनस साइन लगाएंगे, और आप क्या कहेंगे कि सर ये -2d हो जाएगा। बिल्कुल। और देख लीजिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी माइनस कैसे होगा? चलिए जी हम बताए हैं आपको, ध्यान दीजिएगा कि ये आपका अवतल लेंस है, इसका फोकस जो होता है, मुख्य फोकस, वो पीछे होता है। तो सर सभी दूरी प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। ये अगर आपतित प्रकाश की दिशा है तो आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होगी? ऋणात्मक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया क्लोर अल्कली प्रक्रिया को निरूपित करता है? मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि यहां पे चीजें थोड़ा सा उलट गया है। यहां पे जो आपका रासायनिक अभिक्रिया होगा उसके लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, लेकिन ये जो ये लिखा गया है ना सर, ये सब गलत है। यहां पे ध्यान देंगे, NaCl का एक्वा सॉल्यूशन जरूर होगा, लेकिन इसके जगह हम लोग 2H2O लिखेंगे लिक्विड, और ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा सर? 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ये चीज आपका क्या होगा सर? सही अभिक्रिया होगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि क्लोर अल्कली प्रक्रिया की जब हम लोग बात करते हैं तो इसको क्लोर अल्कली प्रक्रिया क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि सर जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से बिजली प्रवाहित की जाती है, तो बिजली प्रवाहित करने पर ये जो सोडियम क्लोराइड है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। क्योंकि इस प्रक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है ये बनता है, और साथ ही साथ क्लोरीन गैस निकलता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं सर? क्लोर क्षार प्रक्रिया। और ध्यान में रखेंगे जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया क्लोर अल्कली प्रक्रिया को निरूपित करता है, तो यहां पे मैंने सही रिएक्शन लिख दिया है, और सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। बुक में भी जो आपका रिएक्शन दिया गया है सर वो गलत है, R2O वो मिसमैच हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, मैं यहां पे सुधार के लिख दिया हूं, आप सभी इसको सुधार लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 20 की श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अधिक ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण पौधे के विकास में वृद्धि होगा। गलत है। उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा।
मेरे मित्र आप सभी को मालूम है कि श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है। तो सर पचे हुए ग्लूकोज से ऊर्जा उत्पादन करने की एक प्रक्रिया है। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक हो तो सर खाना कम मिलेगा, सांस ज्यादा लिया जाएगा। तो सर जो भोजन स्टार्च के रूप में पहले से होगा पौधे में, उसका तो सर जल्दी जल्दी ऑक्सीकरण होकर के क्या होगा सर, यूज हो जाएगा। और सर पौधे में पोषण के लिए कोई भोज्य पदार्थ बचेगा ही नहीं, तो पौधा क्या होगा सर, सूख जाएगा। मतलब साफ है कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 21, यौगिक C2H6 इसको हम लोग इथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, इथेन बोलते हैं। और C3H8 इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि यौगिक C2H6 और C3H8 में डैश इकाई का अंतर है और डैश श्रेणी से संबंधित है। मेरे मित्र क्या कहिएगा कि गुरुजी एथेन और प्रोपेन ये दोनों एल्केन ग्रुप के कंपाउंड है, और किसी एक ग्रुप के जो भी कंपाउंड होते हैं उसमें कितना का अंतर होता है, आप कहते हैं सर CH2 का अंतर होता है। अंतर नहीं है, चला कार्बन 2 गो, यहाँ पे कार्बन 3 गो, तो एगो कार्बन बढ़ा, यहाँ हाइड्रोजन 6 गो, यहाँ हाइड्रोजन 8 गो, तो 2 गो हाइड्रोजन बढ़ा। तो CH2 इकाई का क्या है सर, अंतर है, और डैश श्रेणी से संबंधित होते हैं। आप कहेंगे सर समजातीय श्रेणी से संबंधित होते हैं। किससे सर, समजातीय श्रेणी से। तो देख लीजिए CH2 और समजातीय किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है, किलोवाट, कैलोरी, वाट, सेकंड, जूल। आप कहेंगे सर किलोवाट जो है वो ऊर्जा की इकाई नहीं है, उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है। ये किसका यूनिट है सर, शक्ति का यूनिट है। तो इस चीज को भी आप सभी अपने माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, बताइए। कल के सेशन में मैंने आपको बताया या नहीं बताया है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सबों से जानने की इच्छा रखूंगा। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कि डैश वसा के पाइसीकरण में सहायक होता है, RCl, विटामिन के, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। सभी ध्यान में रखेंगे। पित्त लवण जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पित्तरस कहते हैं, ये क्या होते हैं सर, वसा के पाइसीकरण में सहायक होते हैं। मेरे मित्र आज के आपके इस सेशन में टोटल 24 क्वेश्चन ही था, जो कि आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और मेरे ख्याल से अब अगर आपको इससे संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। और मेरे मित्र आप सबों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, अगर आप में से कोई भी मित्र आगामी ALP एंड टेक्नीशियन एग्जाम के लिए या फिर NCERT साइंस 6 से लेकर के क्लास 10 तक को पूरी तरह से पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे इस दोनों ही बैच में अभी ऑफर चल रहा है आपके संडे तक। तो सर आप इस बैच में इनरोल हो सकते हैं और अपने साइंस को मजबूत कर सकते हैं। ध्यान में रखेंगे कि अगर आपको पेड कोर्स से संबंधित किसी भी तरह की सूचना चाहिए या जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर 9065970477 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। बहरहाल मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।